हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ई शिक्षा अकेडमी। यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है। एक्चुअली आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 to 4 क्वेश्चन है। ये जनरली मैंने नीट के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बना रहा हूँ। एक्चुअली जो नीट का एग्जाम है वो ये अभी से 40 डेज पे है। सो पॉसिबल नहीं है कि फिजिक्स का सारा टॉपिक कवर कर पाऊँ मैं यहाँ से। लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है, जैसे आपको दिख रहा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 to 4 क्वेश्चंस लिखा है मैंने। ये 3 to 4 क्वेश्चंस सिर्फ इस 10%, अगर बोल दिए अप्रोक्स 10% जो वेटेज है वो इसी चैप्टर से है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक क्विक रिवीजन कर पाओगे जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो एक्चुअली करंट होता क्या है। करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसके पहले का जो चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें चार्ज के बारे में पढ़ा गया था कि चार्ज जब रेस्ट पे रहेगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या पोटेंशियल होगा, दो पॉइंट चार्ज के बीच में क्या फोर्स आता है, क्या एनर्जी होता है, डाइपोल क्या होता है। तो ये सब स्टडी था चैप्टर्स, मतलब चार्ज के बारे में जो रेस्ट पे होता है। अगर वही चार्ज मूव करने लगे तो वो बनाता है करंट। इसीलिए करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डी क्यू बाई डी टी। अब इस फॉर्मूले को दो तरीके से लिख सकते हैं। आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये जब इंस्टेंटेनियस पूछा गया, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट दैट इंस्टेंट। करंट कभी कम हो रहा, कभी ज्यादा हो रहा, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे करंट कितना है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। उसको इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे क्या था ये बताया जाएगा। व्हाट अबाउट द एवरेज वैल्यू, दिस इज एवरेज। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, हम लोगों को बीच रास्ते से कोई मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा, कम हो रहा, ज्यादा हो रहा। ओवरऑल चार्ज कितना फ्लो हुआ और ओवरऑल टाइम कितना लगा, ये होता है एवरेज। ठीक है, और ये है एक रिलेशन बोल सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा की। अगर डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो हो जाए, मतलब एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू ऑफ टाइम के लिए, तो ये इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। ये सब जो टर्मिनोलॉजी है, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, ये सब आपने 11th क्लास के स्पीड और वेलोसिटी टॉपिक में पढ़ा होगा, वन डी मोशन में। ठीक है, तो देखो यहाँ से इसका यूनिट जो होगा दैट विल बी डी क्यू। डी क्यू मतलब चार्ज, चार्ज का मतलब कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को अपन लोग एम्पियर बोलते हैं। ये एम्पियर आपने नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। अब ये जो करंट है वो किस टाइप का क्वांटिटी, यहाँ पे एक नया वर्ड आपको दिखेगा, टेंसर क्वांटिटी। व्हाट इज टेंसर क्वांटिटी? एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। आपने ये दो ही नाम सुना होगा, जनरली दो ही नाम आता है अपने सिलेबस में। टेंसर अपने सिलेबस में नहीं है। टेंसर क्वांटिटी उस टाइप का क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन तो होता है, बट वो डायरेक्शन, मतलब वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। मतलब स्केलर है जिसके पास डायरेक्शन ही नहीं है। मास, मास हैज नो डायरेक्शन, पोटेंशियल हैज नो डायरेक्शन, एनर्जी हैज नो डायरेक्शन। लेकिन वेक्टर के बारे में अगर बात किया जाए, फोर्स, डायरेक्शन है। और इसमें अगर हम लोग ये फोर्स और ये फोर्स लगाएं, ये 3 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, तो ओवरऑल बनता है 2 न्यूटन। ये एक वेक्टर लॉ को फॉलो कर रहा है। सो ये फोर्स के वेक्टर क्वांटिटी, मास ये स्केलर क्वांटिटी, मास ही नहीं है। लेकिन करंट, हम लोग प्रॉपर वायर में करंट का डायरेक्शन शो करते हैं। तो अपन लोग ऐसा बोल नहीं सकते कि करंट का डायरेक्शन ही नहीं होता, होता तो है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 3 एम्पियर, यहाँ पे 5 एम्पियर ले रहे हैं और एक वायर यहाँ से निकाला, तो ये 2 नहीं 8 एम्पियर आएगा। मतलब ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। बट इसके पास डायरेक्शन है, इसलिए इसको स्केलर भी नहीं बोल सकते। सो दिस इज द थर्ड क्वांटिटी, जिसके पास डायरेक्शन तो है लेकिन वो फॉलो करता नहीं है वेक्टर लॉ को, इसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, डायरेक्शन मैटर तो करता है बट वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। ओके, सो आप इस टेंसर क्वांटिटी को ज़्यादा अपने दिल से मत लगाओ। ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसीलिए जब भी करेंट कोई पूछे तो स्केलर क्वांटिटी बोलना है। और अगर कोई अच्छा नॉलेज चेक करने वाला कोई बंदा मिले, कोई बोले कि नहीं नहीं स्केलर तो नहीं होता, तब उसको टेंसर बताना है। ठीक है, तो देखो अब जैसे एक जो क्वेश्चन ले रहा है, ये करंट आई इक्वल टू 2t² + 2 है। और आपसे अगर पूछ दिया कि बताओ चार्ज क्या होगा जब
टाइम 0 से 5 सेकंड तक है। ठीक है, टाइम का एक रेंज दिया हुआ है, चार्ज पूछा गया है। आई इक्वल टू फॉर्मूला पता है आपको, डी क्यू बाई डी टी होता है। सो डी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई डी टी। बिल्कुल लिख सकते हैं। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, ये आई है 2t² + 2 dt। अब आपको पता होगा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे किया था, इसको सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, 2t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t³/3, एंड इस 2t का 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t, लिमिट हो जाएगा फ्रॉम 0 to 5, कैलकुलेट कर दिया जाएगा। कितना इजी ना। ये है क्यू, पूछा जाएगा आई। ओके, कभी कभी ग्राफ का फॉर्मूला पूछा जाता है। अब याद करो आप, जैसे आई है डी क्यू बाई डी टी, जब भी इस फॉर्म में हो ग्राफ का हम लोग स्लोप फाइंड करते हैं। डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी, जब भी इस फॉर्म में हो हम लोग ग्राफ का एरिया फाइंड करते हैं। तो ये सब दिमाग में रखना। ओके, चलो। एक टर्म आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी करंट का ही एक दूसरा फॉर्म है जो वेक्टर है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे, ये वेक्टर कैसे हो गया, मैं बताता हूँ, सुनो। चलो, सपोज करो कि करंट यहाँ पे है, एंड ये जो कंडक्टर को कट कर रहा, कंडक्टर में एंट्री कर रहा, वो एरिया ए है। याद रखना, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट अपॉन एरिया। उसमें ये एरिया जो है वो पूरे कंडक्टर का एरिया नहीं है, ये एरिया है बस वो जिसमें करंट एंट्री कर रहा है, ये वाला एरिया, ना तो ये ना ये ना ये। ठीक है, अगर हम लोग इधर का करंट का देखेंगे तो ये वाला एरिया, अदरवाइज और कुछ नहीं। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा करंट अपॉन एरिया। ठीक है, अब सपोज करो कि मैंने एरिया थोड़ा सा घुमा दिया है थीटा एंगल पे, पहले ये एकदम ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया है, इसका थीटा एंगल थीटा यहाँ। तो ये जो करंट है सेम यहाँ पे कट हो रहा होगा, करंट में तो कोई चेंज आया ही नहीं है। और ये जो एरिया है वो है ए डैश, मान लिया मैंने ए डैश। आपको नहीं लगता कि जो करंट ए डैश को कट कर रहा है वही करंट ए को कट कर रहा होगा परपेंडिकुलर? ए डैश को ए के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, ये है ए डैश और ये है ए, सो दिस इज एंगल थीटा। ये अगर एंगल थीटा है तो ऑब्वियस ये भी एंगल थीटा होगा। आफ्टर आप लगाओ ज्योमेट्री, पता चल जाएगा। सो ये ए डैश और ये ए, सो बोल सकते क्या कि ए इक्वल टू ए डैश कॉस थीटा। थीटा के पास वाले को कॉस थीटा बोलते हैं, थीटा के सामने वाले को साइन थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए डैश कॉस थीटा। समझ में आया क्या? अब अगर करंट को छोड़ दिया जाए तो जे इंटू ए डैश कॉस थीटा, जब भी कभी दो वेक्टर के बीच में थीटा एंगल होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे जे डॉट ए होगा क्या, इससे क्या पता चलता है कि जे डैश जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं कि करंट तो स्केलर क्वांटिटी था। देखो भाई, यहाँ पे ये एक कंडक्टर लिया, ओके, और इस कंडक्टर में करंट ऐसा एंट्री कर रहा है और ऐसा एग्जिट कर रहा है। सपोज करो कि इस कंडक्टर में दो चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। एक है इलेक्ट्रॉन जो ऐसा मूव कर रहा, अब बताओ इलेक्ट्रॉन के ऐसा मूवमेंट से करंट ऐसा आएगा? बिल्कुल आएगा। अब एक है प्रोटॉन, ऐसे मूव करता नहीं है फिर भी ऐसा मूव कर रहा, इसके कारण करंट तो ऐसा आएगा। तो मैं बोलूं इस पर्टिकुलर कंडक्टर में करंट जो होगा वो इन दोनों के कारण ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब दो वायर अगर लिया जाए ना तो उसमें करंट ऐड हो रहा था अपोजिट डायरेक्शन में होने के बाद भी, लेकिन अगर एक कंडक्टर लिया जाए, एक वायर लिया जाए, वायर के अंदर देखा जाए तो दोनों डायरेक्शन का जो करंट होगा वो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेगा। मतलब ये वेक्टर लॉ को फॉलो कर रहा। अच्छी बात, ये वेक्टर लॉ को फॉलो कर रहा। दैट्स व्हाई दिस इज वेक्टर क्वांटिटी बट करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो जे वेक्टर है वो वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी। ओके, ये सब छोटा मोटा टर्म है, ये सब आपको पता होगा कि रिवीजन टाइप है कि 10th क्लास में आपने ये पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ओके, रेजिस्टेंस है पोटेंशियल अपॉन करंट का एक रेशियो जो कांस्टेंट आता है। अभी ओम्स लॉ जब होगा तब पता चलेगा कि आखिर ये कांस्टेंट वो है क्या। ओके, चलो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जांपल है, लाइक दोनों के बीच में एक का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और दूसरे का पोटेंशियल है एक्स। मुझे एक्स पता करना है, अगर 5 ओम में 3 एम्पियर जा रहा है
आपको पता होगा कि करंट का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है। बहुत अच्छी बात है ना, पता आपको। तो ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल में हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल भी बोलते हैं। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉजिटिव इधर नेगेटिव यहाँ पे, लंबा वाला लाइन पॉजिटिव, छोटा वाला लाइन नेगेटिव। अब अगर पॉजिटिव नेगेटिव देखो तो आपको पता होगा कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। तो कितना वोल्ट खा रहा है ये? V इक्वल टू आई आर, 5 × 3, 15 वोल्ट। इस रेजिस्टेंस ने 15 वोल्ट खाया, लेकिन एक तरफ तो सिर्फ 10 वोल्ट है, ऑब्वियस है, दूसरी तरफ -5 वोल्ट होगा, दोनों का डिफरेंस 15 वोल्ट आएगा। जरूरी बिल्कुल नहीं होता है कि ये दोनों टर्मिनल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आए, हो सकता है एक पॉजिटिव हो एक जीरो हो सकता है एक नेगेटिव और एक जीरो हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो सकता है दोनों नेगेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता चलेगा कि दोनों के बीच में 15 वोल्ट है, ये 3 एम्पियर, ये 5 ओम, और ये है ओनली 15 वोल्ट। तो ऑब्वियस है यहाँ पे जब डिफरेंस निकालेंगे तो 0 वोल्ट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर मैं इसी में यहाँ पे ले लूँ 25 वोल्ट, तो 15 वोल्ट का ही डिफरेंस चाहिए ना, ये होगा 10 वोल्ट। तो कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव से ज्यादा इमोशनल नहीं होना है कि सर ये तो नेगेटिव था, आपने दोनों तरफ पॉजिटिव कैसे लिख दिया। एक होता है हाई पोटेंशियल, दूसरा होता है लो पोटेंशियल, तो पॉजिटिव नेगेटिव से बेटर है हाई एंड लो पे चलना है। हाँ अब ठीक है। हाई लो कभी ये नहीं बोलता है कि नेगेटिव होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, हाई कुछ भी हो सकता है, लो कुछ भी हो सकता है, बस उससे कम होना चाहिए। लो पोटेंशियल उससे कम होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँ -5 वोल्ट और 15 वोल्ट ये खा रहा था, तो ऑब्वियस -20 वोल्ट यहाँ पे। ओके। चलिए, आते हैं बैटरी पे। बैटरी क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड कभी भी इस धोखे में नहीं रहना है कि बैटरी जो है ना वो चार्ज प्रोवाइड करता है ना। मे भी आपने बचपन में देखा होगा कि बैटरी प्रोवाइड्स चार्ज, कभी भी ऐसा जब मन में बैठा हुआ है उसको निकाल दो आप। बैटरी जो है चार्ज नहीं, एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मूव करवा सके, चार्ज पार्टिकल को मूव करवा सके, उसको बोलते हैं बैटरी। जब तक बैटरी ऑन होगा चार्ज मूव करता रहेगा, करंट मिलता रहेगा। बैटरी ऑफ, चार्ज का मोशन ऑफ, करंट ऑफ। ठीक है। चलो ये ओम्स लॉ पे आते हैं। यहाँ पे थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ओम्स लॉ देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना आप। ये कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर में जो एवरेज वेलोसिटी है, अब देखो इलेक्ट्रॉन का दो टाइप से मूवमेंट देखा जाएगा यहाँ पे, एकदम ध्यान देना है। सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और उस इलेक्ट्रॉन का, ओके, उस इलेक्ट्रॉन का मोशन कुछ ऐसा था, जिगजैग दिस, यहाँ जा रहा है। पहले यहाँ से टक्कर हुआ, टक्कर किससे होगा? दूसरे इलेक्ट्रॉन से या वॉल से, मतलब टक्कर होता रहेगा। ये यहाँ गया, एक टक्कर हुआ, किसने थप्पड़ लगाया, यहाँ गया थप्पड़ लगा, थप्पड़ लगा, थप्पड़ लगा, और थप्पड़ 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 वापस आ गया। इसका ओवरऑल वेलोसिटी हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो। स्पीड भले ही जीरो ना हो, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा, कुछ टाइम जा रहा, तो स्पीड भले ही जीरो ना हो, लेकिन वेलोसिटी तो जीरो है भाई, है ना, वेलोसिटी जीरो है। लेकिन अपने को तो चाहिए करंट। करंट के लिए चार्ज का होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। हम लोग लगाएंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जाता है इलेक्ट्रॉन। ये पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा जाता है नेगेटिव चार्ज। अब ये यहाँ से यहाँ पहुंचने वाला है, इस डायरेक्शन। ठीक है। तो अब देखो, रास्ता तो अभी भी वही रहेगा। बात समझना है, रास्ता तो अभी भी वही रहेगा, लेकिन थोड़ा शिफ्टिंग होता जाएगा। देखो जैसे पहले यहाँ जा रहा था ना टक्कर खा के, अब थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा, आप देखो उसी रास्ते को फॉलो कर रहा है जो पहले था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होते 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 वो अपनी जगह पे नहीं, कहीं यहाँ पहुंच रहा। और ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो स्पीड होता है ड्रिफ्ट स्पीड। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि बैटरी जैसे ही लगेगा वो इलेक्ट्रॉन ऐसा चलने लगता। एक्चुअली में हम लोग ये ड्रिफ्ट स्पीड दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल स्पीड पता ही नहीं है। कि थप्पड़ लगने के बाद कौन सा इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है ये किसी को नहीं पता है। हम लोग चुपचाप से ये देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगाया है
तो ड्रिफ्ट स्पीड उसके उल्टा होगा, चुपचाप एरो बना दिया। ये एक्चुअल स्पीड नहीं है इलेक्ट्रॉन, ये स्पीड है, मतलब एक बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी के फॉर्म में लिया गया है। ओके। एक और नॉर्मल सा डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखते हैं, कितने टाइम पे देखते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, सॉरी ये एक्चुअल स्पीड नहीं है, याद रखना इस बात को आप। तो अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, माइक्रोस्कोप से अगर चाहोगे कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेट नहीं हो पाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये एक एवरेज वेलोसिटी लिया गया, एक एवरेज डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिया गया, याद रखना। तो अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या फिर कितना होता है। देखो, मान लो इलेक्ट्रॉन टक्कर खाया, स्पीड जीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है आजा आजा मेरे पास आजा। इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक फोर्स लगाया, तो क्या वो एक्सेलरेट होगा। तो v इक्वल टू, अगर हम लोग u प्लस ए टी लगाते हैं, तो u तो जीरो है ना, यहाँ लिखा हुआ है u तो जीरो, a कितना, F इक्वल टू एम ए, एंड एम ए इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इलेक्ट्रॉन, क्यू ई आपको पता होगा। तो ई बाई एम आएगा क्या, बिल्कुल ये वही चीज लिखा होगा, इनटू टाइम टाउ। टाउ क्या है, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है जितने टाइम में वो इलेक्ट्रॉन रिलैक्स स्टेट में है। रिलैक्स स्टेट का मतलब कहीं से कोई टक्कर वक्कर नहीं हो रहा, बेचारा थोड़ा टाइम के लिए सुकून से जी रहा है, सुकून का चैन का सांस ले रहा है, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। एंड इसको बोलते हैं फ्री पाथ। दो टक्कर के बीच में जो रास्ता है दैट इज कॉल्ड फ्री पाथ। एंड इसके एवरेज को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। चलो ठीक है, वो सब छोड़ो अभी। टी ई टाउ बाई एम, ये आ गया ड्रिफ्ट स्पीड। ओके। अब देखते हैं ओम्स लॉ कैसे प्रूफ होता है, ध्यान देना। ये कंडक्टर है, कंडक्टर में इसका जो एरिया है दैट इज ए, एंड लेंथ इज एल। एन इज द नंबर ऑफ, एन इज द नंबर ऑफ, लग रहा होगा सबको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट ये पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके। तो अगर अपने को डी क्यू लिखना है, ठीक है ना, क्या लिखना है, डी क्यू। क्या इसका चार्ज का फॉर्मूला होता है एन इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, एन ई। एन का मतलब, एन यहाँ पे जो मैं लिखा ना, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। अच्छा, इनटू, ठीक है, ये आ गया डी क्यू। अगर अपने को करंट चाहिए तो आई इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी का मतलब है एन कांस्टेंट बाहर निकालो, सॉरी स्मॉल एन कांस्टेंट बाहर निकालो, एरिया कांस्टेंट बाहर निकालो, ई बाहर निकालो, डी एल बाई डी टी। डी एल बाई डी टी डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, एन ई ए वी डी, दिख रहा होगा आपको। तो करंट आया एन ई ए वी डी। ओके। फिर करंट को हम लोग ये जो वी डी है ना, वी डी, ये पुट करते हैं ई ई टाउ बाई एम, ई ई टाउ बाई एम पुट कर देंगे यहाँ पे, एन स्क्वायर ई टाउ बाई एम आएगा। इससे ये पता चलता है कि जो करंट अपॉन एरिया है, जिसको अपन ने करंट डेंसिटी बोला था, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। हम लोग जितना ज्यादा पोटेंशियल देंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उतना ज्यादा करंट डेंसिटी आएगा, एक यूनिट एरिया में उतना करंट आएगा। हम लोग पोटेंशियल कम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगा, और उतना ही करंट डेंसिटी भी कम होगा। तो क्या डायरेक्टली रिलेट कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो करंट भी ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम कम तो करंट भी कम, मतलब करंट डेंसिटी कम। ठीक है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा बहुत कुछ आ रहे हैं, एन स्क्वायर टाउ एम, एन स्क्वायर टाउ एम। इसको हम लोग एक कांस्टेंट बोल देंगे। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। ई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करेंगे कांस्टेंट रहेगा। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। इन सब कांस्टेंट को मिलाकर एक नया कांस्टेंट बना दिया जिसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा इज कंडक्टिविटी। ओके। इस सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या हम लोग बोल सकते हैं जे इक्वल टू सिग्मा ई। ओ सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, आप ध्यान देना। ये जो सिग्मा है, वो सिग्मा एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ये होगा, एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा सिग्मा, इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ, जे इक्वल टू सिग्मा ई को। अब जरा, अब बोलो सर सर सर, आपने तो v इक्वल टू आई आर बोला था, v इक्वल टू आई आर पहुंचा जाएगा इससे, देखो ध्यान से, जे इक्वल टू करंट डेंसिटी अपॉन एरिया।
सॉरी, करंट अपॉन एरिया। एंड ये जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इज कितना कंडक्ट करने का एबिलिटी है। इसका उल्टा होता है रेजिस्टिविटी, कितना रोकने का एबिलिटी है। ठीक है, रेजिस्टिविटी तो क्या 1/रो लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V/d, तो V/लेंथ। अब ओम्स लॉ होता है V/I। V को छोड़ दो, I को नीचे ले आओ, और सबको एक तरफ पटक दो, तो क्या ρL/, अरे ρL/, कहीं तो देखा हुआ लग रहा है, 10th क्लास में देखा होगा। इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन किस किस चीजों पे, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, डायरेक्शन ऑफ, ओ ये क्या आ गया से डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सुनो भाई, ये जो R = ρL/A है, लेंथ क्या है, एरिया क्या है, ये समझने का जरूरत है। एरिया तो आपको पता चल गया, क्रॉस सेक्शन किस सेगमेंट को क्रॉस कर रहा, वो एरिया लेते हैं। एंड कितना लेंथ कवर कर रहा, वो लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे अभी कि मैंने क्यूब लिया है, इस क्यूब का साइड है, सॉरी क्यूबॉइड है, A B C जो भी है। अगर करंट ऐसा जा रहा है, तो बताओ लेंथ कितना कवर कर रहा। ओ, ये लेंथ कवर कर रहा है C। एंड एरिया कितना, ओ A × B, ये आ गया। अगर करंट ऐसा गया तो लेंथ कवर कर रहा है A, एंड एरिया इज B × C, ρL/L। इसीलिए डायरेक्शन ऑफ, मतलब क्यूब सेम था, लेकिन अगर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया फ्लो का, तो ये भी चेंज हो गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, रजिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल एंड टेम्परेचर पे। ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि रजिस्टिविटी जो है वो होता है RA/L। यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ के लिए कितना रेजिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट को रुक रहा हूँ मैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तब तक के लिए आप रिवाइज करो। ओके।